अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ ब्लॉकनामा। मैं हूं संकी और मैं हूं दानिश। आज हम बात करेंगे NFTs और मेटावर्स के ऊपर। ये आजकल, बल्कि आजकल क्या बोलूं, पिछले 2 साल से बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। और पिछले 2 साल में हमने 2 बेयर मार्केट क्रैश भी देखे हैं, लेकिन उस बेयर मार्केट के होते हुए NFTs और मेटावर्स का जो पूरा इकोसिस्टम है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ओवरऑल वो एक तरह से बढ़ती जा रही हैं। और लास्ट शो में हमने डिस्कस किया था ईथ मर्ज, और ईथ मर्ज के लिए हम लोग एक्साइटेड थे, दुनिया बड़ी एक्साइटेड थी। लेकिन उसके बाद से जिस तेज़ी से ईथ नीचे जा रहा है तो काफ़ी लोगों के दिल टूट गए, ख़ास तौर पे वो लोग जो टोटली जो है ना कॉइन्स में ट्रेड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इथेरियम के नीचे जाने की वजह से ये नहीं है कि मार्केट बेरिश सेंटिमेंट लेके चल रही है। डेवलपमेंट अभी भी हो रही है, काम अभी भी हो रहा है, एक्चुअली इंटरेस्ट तो और बढ़ता जा रहा है। प्राइस डेफिनेटली नीचे गई है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले अपने एक कोलीग से बात कर रहा था, हमें कुछ NFT के कलेक्शन के हवाले से पेमेंट्स करनी थी, तो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग करनी थी। तो फिर मैंने इसको कहा कि यार एक काम करो, BSC पे कर दो, बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे कर दो, और फिर मुझे दिखा देना, फीस कम होगी, तुम्हारी बचत होगी, विल सेव टाइम टू। तो उसने मुझे कहा कि नहीं अब तो मर्ज हो गया, अब क्या ज़रूरत है बाइनेंस पे करने की, अब तो विल डू इट ऑन इथेरियम, और 50 से 60 सेंट के बीच में फ़ीस है। मैंने कहा अरे हाँ वाह, ये तो हम भूल जाते हैं सबके बीच में, मार्केट की प्राइस को लेके हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने भी काफ़ी अभी कुछ दिन पहले हम लोग साथ ही बैठे थे, NFT ट्रेड की थी OpenSea से अपने मेटामास्क के अंदर। तो पहले तो ट्रांजैक्शन में किसी और वॉलेट में भेजना हो तो ट्रांजैक्शन फ़ी लगती थी $8, $9, और अगर नेटवर्क कंजेस्टेड हो तो $12। हाँ। अभी मैंने देखा भाई 55 सेंट, Yes. 50 सेंट। Yes. तो वो जो वितालिक का ड्रीम है कि भाई 10 सेंट या 10 सेंट से कम जो है ट्रांजैक्शन फ़ी होनी चाहिए, वो जो ड्रीम है उस तक हम जो है आई थिंक करीब आते जा रहे हैं, स्लोली पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये NFTs और मेटावर्स से इसलिए कनेक्ट होती है क्योंकि मेटावर्स का जो पूरा इकोसिस्टम है वो जो है उसकी जो एंट्रेंस है वो NFTs के थ्रू ही है। और अगर NFTs की बाइंग और सेलिंग और ट्रांजैक्शन ईजी हो गई है ईथ मर्ज की वजह से, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, और हम देख ही रहे हैं अभी बेयर मार्केट चल रही है कि इसकी तरफ रुझान जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। लोग जो हैं जहाँ पहले ट्रांजैक्शन करने से, और अक्सर ये होता है आप NFT खरीदते हैं तो आप पूरा कलेक्शन भी उठा लेते हैं, एक तरह से पूरा बंडल बना हुआ होता है, उसमें जो है आपकी फिर फीस जो है बहुत ज़्यादा बन जाती है, या आपने जो है एक साथ 10-12 NFTs आगे ट्रांजैक्शन उसकी करनी हो। बिल्कुल। और अगर वो एक एक करके आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे तो इसका मतलब है भाई $100 पहले की बात कर रहा हूँ मैं, $100 $150 तो आपके फीस के अंदर गए। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है। आई थिंक ये मेटावर्स का जो हमारा टॉपिक है वो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि इनफैक्ट ये पहला स्टेप था मेटावर्स का फुल पोटेंशियल रियलाइज़ करने में। मेटावर्स इथेरियम के ब्लॉकचेन के अलावा भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा है, पर क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म करंटली ब्लॉकचेन और डिप्लॉयमेंट का और ट्रांजैक्शन करने का इथेरियम है, तो ये फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो गया है। लेकिन एक बात यहाँ हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि मुझे याद है 2 साल पहले 2020 में लगभग कोरोना के आसपास, ब्लूमबर्ग खोलो, फोर्ब्स खोलो, जितने बड़े मैगजीन्स हैं, जो आज टाइम खोलो, जो आज क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को बड़े पैमाने पे कवर करते हैं, मेटावर्स का जिक्र उस ज़माने में इतना था ही नहीं। ये पिछले 2 सालों में मेटावर्स हर जगह है। अब मतलब US गवर्नमेंट बात कर रही है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी डिस्कस कर रही है, यूरोपियन यूनियन कह रही है अब हम किस तरह आगे बढ़ें। मतलब इट्स एवरीवेयर, बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से लेके आगे चलना है इसकी स्ट्रेटजी को। कंपनीज आर ट्रांसफॉर्मिंग, वो चेंज कर रही हैं अपने बिजनेस मॉडल्स मेटा पे एडजस्ट करने के लिए। और मेटा और मेटावर्स 2 अलग चीज़ है। मेटा जो फेसबुक ने रिसेंटली अपने आप को रीब्रांड किया है, वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते करते ही हुआ है, और फेसबुक ने रियलाइज़ किया है। और ये बात अब तो काफ़ी डिजिटल दुनिया में, IT और टेक की दुनिया में काफ़ी एक्सेप्ट की जा रही है कि जो फ्यूचर है इंटरनेट का, जो मुस्तकबिल है इंटरनेट का, वो मेटावर्स पे ही होगा। जो 3D की दुनिया है, ये सब साइंस फिक्शन की सारी बातें होती थी कुछ अरसे पहले, अब ये रियलिटी की तरफ जा रही हैं। और इसका सबूत ये है कि बड़ी बड़ी जितनी बड़ी आज कंपनियां हैं टेक की, सब डाइवर्सिफाई कर रही हैं, सब इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जितने बड़े आप नाम ले लें, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिकन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, एशियन मार्केट में जो बिग प्लेयर्स हैं, सब इसकी तरफ जा रहे हैं। जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं वो पायनियर्स हैं इस इंडस्ट्री के, टेक इंडस्ट्री के ख़ास तौर पे, एंड दे सी अ पोटेंशियल फ्यूचर इन इट।
खैर बात करते हैं, और एक और चीज़ में इधर जो है ना बताता चलूँ कि मैथ्यू बॉल वीसी कैपिटलिस्ट हैं जो एक अरसे से मेटावर्स पे लिख रहे हैं अपने एसेज के थ्रू। उन्होंने एक नई किताब लिखी है जो अभी अगस्त में आई है, मेटावर्स एंड हाउ इट विल रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग एंड ही कवर्स, जिसमें उनमें से उस बुक में एक बात उन्होंने जिक्र की है जो एनवीडिया जो गेमिंग के कार्ड्स बनाती है, चिप्स बनाती है, उसके सीईओ ने कहा है कि जो मेटावर्स का टोटल आउटपुट होगा इन सम टाइम इन द फ्यूचर, किसी पॉइंट में मुस्तकबिल में, वो फिजिकल दुनिया के आउटपुट के या जीडीपी से ज़्यादा होगा। ये बात बहुत हैरान, मुझे काफ़ी हैरान करी उस बात में। और मैथ्यू बॉल एक्चुअली इनकी जो बुक है इसमें इन्होंने काफ़ी जो है सिंप्लीफाई कर दिया अपने मेटावर्स के कॉन्सेप्ट्स को। बेसिकली इन्होंने आज से 1 या 1.5 साल पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे। वो इस तरह था कि एक पेज है और वो एक पूरा पॉइंट, और आई थिंक उसमें 8 या 10 पॉइंट्स थे जिसमें इन्होंने पूरा ब्रेक डाउन किया इंटरनेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और उनकी एवोल्यूशन, इंटरनेट किस तरह बना वगैरह वगैरह। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं आप ज़रूर इसको ख़रीदें, पढ़ें मैथ्यू बॉल की मेटावर्स हाउ इट विल रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग। ये तो हो गया कि करंट स्टेट ऑफ मेटावर्स। फ्यूचर में डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है कई चैलेंजेस होंगे, काफ़ी लंबी रोड है ये आगे, और इसका जो सफ़र रहेगा उसमें जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनल और लोकल मार्केट में, उनसे इन टच रहने में, उनसे रब्ता करने के लिए हमारे शो का ये भी मकसद है कि हम ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इस शो पे बुलाएं और उनसे गुफ्तगू करें, जानें उनके ओपिनियंस क्या हैं, क्या वो देखते हैं इस चीज़ के बारे में। इसी मौजू पे आज हम डिस्कस करेंगे अपने ख़ास गेस्ट से, दानियाल शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिछले 2 साल से ये ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली NFTs और मेटावर्स के अंदर। तो राइट नाउ ही इज़ वन ऑफ द टॉप पाकिस्तानी NFT क्रिएटर्स एंड मेटावर्स एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। कम से कम इनसे सवाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में, और ये जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें आगे बताएं। तो मेडिकल स्टूडेंट, आर्टिस्ट, तो बचपन से शौक़ था आर्ट करना है, बट यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं थी बैक इन 2003-2004। तो बेहतर ये था कि मार्केट में जाया जाए, सीखा जाए। तो स्टार्टेड विद पोस्ट इमेजेस, यहाँ हम लोग वो कमांडर सेफगार्ड के कार्टून, राइट तो अर्ली उसमें मैं तो खैर छोटा था, तो आई वाज वो इंटर्नी, एज एन इंटर्नी काम कर रहे थे, सीखना था। साथ में पढ़ते गए, पढ़ने के साथ साथ चलता रहा, फिर ब्रॉडकास्टिंग की तरफ आए, फिर देन प्रोडक्शन हाउसेस, फिर बेसिकली फिल्म कम्युनिकेशन पढ़ा। सही। साथ में जो एक चीज़ चल रही थी वो ये चल रही थी कि व्हाट्स नेक्स्ट। राइट। तो क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं आर्ट्स और मीडिया को लेके, तो वो ये था कि अब क्या किया जाए, व्हाट्स नेक्स्ट, ग्लोबल मार्केट में कैसे घुसा जाए। बिल्कुल। तो इवेंचुअली खैर फिर एक वक्त आया कि मैं बाहर चले गया, काफ़ी अर्से फिर बाहर रहा। फिर ये था कि यार अब कुछ अपने लिए करना है, स्टार्टअप। तो एक अच्छी जॉब थी, 21st सेंचुरी फॉक्स में था मैं। तो आई वाज वर्किंग एज ए क्रिएटिव कंसल्टेंट, वही हॉलीवुड फिल्म्स एंड ऑल। उस वक्त बीच में ये चल रहा था कि पाकिस्तान की भी जो फिल्में आ रही थी उनके पोस्टर्स भी डिज़ाइन कर रहे थे, एनिमेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन वो था कि एट दी एंड अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ऑब्सलीट हो जाते हैं एट सर्टन एज ऑफ। तो ये था कि कुछ किया जाए, जल्दी किया जाए। तो सब छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गए। अब जब यहाँ आए तो अब जब आपको बाहर रह के एक आदत हो जाती है ऑनेस्टी की, ट्रांसपेरेंसी की, यहाँ आके फिर समझ आया कि नहीं यार यहाँ तो आप वैसे कन्वेंशनल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो हम वो ये था कि अगर हम काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉज अच्छे नहीं हैं, जैसे जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म के लिए प्रेस क्लब है, तो आर्टिस्ट के लिए कोई क्लब नहीं है जहाँ वो कंप्लेन कर सके, चीज़ें कर सके, कोई यूनियन नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इवेंचुअली फिर एक अपॉर्चुनिटी आई जो कि बेप्स बिजनेस एप्स हमारा प्रोजेक्ट है। सो द मोमेंट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, लेटर ऑन हमें पता लगा कि इसमें तो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़, एम्बेसडर्स, like almost 25 world known celebrities, like you know it's a big thing, right? Just like जैसे 5 साल पहले BAYC जो है, बोर्ड एप आर्ट क्लब,
सो आई लॉस्ट वन ट्रेन क्योंकि वो मुझे बहुत अर्ली पता लगा था कि फास्ट मूविंग तो हो जाता है। तो वो था कि यार ये 5 साल पहले तो NFTs का कुछ पता भी नहीं था। exactly. तो हमारे बॉस से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि यार तुम लोग इनकी हेल्प कर दो। फर्स्ट टाइम कलेक्शन बनाए थे 10,000 का। उस वक्त तो हेल्प कर दी, लेकिन लेटर ऑन यानी ये था कि शायद मैं उस वक्त ले लेता BAYC 2-4, तो आई थिंक आज मैं रिटायरमेंट पे होता। तो वो हुआ ये कि वो उसके बाद ना मुझे फ्लैशबैक आया यार इट्स मोर लाइक अ सेम प्रोजेक्ट, तो ये जर्नी नहीं छोड़नी है। तो माशाल्लाह से विद इन 3 months जो बेब्स है उसकी सबसे चीज़ ये है हम मार्केटिंग में 0 पैसे इन्वॉल्व हैं। तो इट बिकेम वन ऑफ द लाइक यू नो मोस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक ग्रोइंग फास्टेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। फिर ये हुआ कि क्योंकि मैं हम लोग सब डॉग्स थे, आई थिंक डॉग्स अगर सबको पता हो कि लाइक हम तो डॉग्स का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके जो फाउंडर्स हैं और इसकी जो टीम है सबको पता है कि इनकी पब्लिक प्रोफाइल्स हैं, ये असली लोग हैं। तो ये होता है डॉग्स टूना। और एक और चीज़ ये कि इससे पहले कि हम NFTs मेटावर्स में आगे जाएं, दानियल ने जो है डिज्नी पिक्सर के लिए भी काम किया है, नेटफ्लिक्स के लिए भी काम किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि यहाँ जो पूरा कलेक्शन बनाना है वो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एक छोटी चीज़ है, वो जो लेकिन वो जो एनिमेशन जो बिल्कुल एक अलग दुनिया है जहाँ पे सारी आर्ट फॉर्म्स मिल जाती हैं। और साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि जो है ना कई इंडस्ट्री से लोग जो है ना मल्टीपल वर्टिकल से इंडस्ट्री से लोग अब जो है ना ब्लॉकचेन की तरफ आ रहे हैं। तो वी हैव अ क्लियर एग्जांपल विद अस कि आप क्रिएटिव से आपको आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि द फ्यूचर ऑफ द क्रिएटिव इंडस्ट्री इज़ ऑन द ब्लॉकचेन। तो साथ साथ ये भी बताएं कि ये जो एवोल्यूशन जो आपने एक्सपीरियंस की है साथ साथ थोड़ा सा जस्ट ऑल्सो अलॉन्ग द वे। अच्छा, ब्लॉकचेन में आई थिंक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आने का वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंसी। अच्छी चीज़ ये है कि सब कम्युनिटी बेस्ड है। अगर लेट्स सपोज कोई कमिट करता है और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन प्लेस और लेट्स सपोज कोई पेमेंट ड्यू है, तो वो बेचारा कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने कम्युनिटी से शेयर कर लिया तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। रेपुटेशन पूरा वो एक थिन लाइन है। तो वो उस रेपुटेशन के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग डॉग्स हैं, तो हमारा कोई भी एनोनिमस और वो ये नहीं है कि भाई ये XYZ कोई बंदा है। तो हम लोग ने सब ट्रूली बताया हुआ कि मैं ये हूँ, मेरा लिंक्डइन ये है, आप हमें, मेरा ट्विटर ये है, मेरा इंस्टाग्राम ये है, तो आप हमें हर जगह ट्रेस कर सकते हो, तो हम भाग नहीं सकते। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अच्छा ये लगा था कि द अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा ये कि आप जाहिर सी बात है रिमोटली काम कर रहे हैं, तो रिमोटली काम करने में सबसे बड़ा ये आता है कि ऑडिट वो भी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि सब ब्लॉकचेन के ऊपर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल गया है तो उसके पैसे कहाँ गए, कितने वॉलेट में जा गए, तो एवरीथिंग इज सो ट्रांसपेरेंट, जिस वजह से आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा एक तो इंडोर्स करता हूँ इसको फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मुझे ये था कि राइट अवे एज एन आर्टिस्ट जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है ग्लोबली, यानी ये वाला सीन नहीं है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप लाइक यू नो आप यहाँ से हैं, रेसिज्म वो नहीं मिला मुझे। आपके काम से जज करते हैं, काम से जज करते हैं, क्योंकि मैं बड़ा प्राउडली मैंने सबको बताया हुआ कि लाइक यू नो पाकिस्तानी। तो जब ये हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो रहा था, तो लॉन्च डेट के अंदर 3 डेट्स थी, एक स्वीडन की डेट थी, एक आई थिंक एक वो इंटरनेशनल टाइम था, एंड देन था कि क्रिएटिव हेड इज फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान टाइम भी लिखा हुआ था। तो इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि यार हम पाकिस्तान को, जबकि ऑल्दो मेरा हर जगह दुबई का ही लिखा हुआ है और वो नाम शेख है, तो इनिशियली, और वो पिक्चर में भी एक लंबी बड़ी सी दाढ़ी थी, तो सबको लगता था कि यार ये इमराती है और शेख है, बट इवेंचुअली जब कम्युनिटी को पता लगा पाकिस्तान है, तो दे स्टार्टेड एंडोर्सिंग मी। अभी जब हम बात भी करते हैं तो वो ग्रुप में सलाम करते हैं, अंग्रेज भी सलाम कर रहे हैं, तो वेरी वेरी इमोशनल कनेक्शन एक तरह से। दैट्स अ ग्रेट सेंटिमेंट टू शेयर। और हम फिर इधर इसी से कनेक्ट करते हैं, पाकिस्तान में जो है ना PUBG बहुत खेली जाती है, बिल्कुल, एंड दैट्स अ लवली पॉजिटिव सेंटिमेंट टू हैव कि आप कम्युनिटी आपको एंडोर्स कर रही है, आपको अप्रिशिएट कर रही है, एंड दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू सी। हम सबके साथ यही कि वी शुड बी अप्रिशिएटेड बाय आवर वर्क। लेकिन जो आपने बात करी ना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान में PUBG बहुत खेली जाती है,
काफ़ी यूज़र बेस बढ़ी है और PUBG की जो स्टूडियो है जिन्होंने बनाई है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया PUBG मेटावर्स ये वो लॉन्च करेंगे। तो आप ये भी बताइए ज़रा मेटावर्स में व्हाट डू यू थिंक कि इसका फ्यूचर क्रिएटिव इंडस्ट्री किस तरह इम्पैक्ट होगी उससे? अच्छा, सबसे अच्छा ये है कि सब कुछ एसेट जनरेशन के ऊपर है। तो सबसे अच्छा ये कि जो क्रिएटिव जो 3D मॉडलिंग करते हैं, रिगिंग करते हैं, जो भी इस एरिया में है वो सब इन्वॉल्व हो गए राइट अवे अगर वो होना चाहें अर्ली एज पे ही। क्योंकि गेम्स बन रहे हैं, प्ले टू अर्न गेम्स बन रहे हैं, अब तो वो वॉक टू अर्न और पता नहीं वॉच टू अर्न, मूव टू अर्न, अब हर टू अर्न, लाइक जो आप सोच सकते हैं। तो हाँ, तो अब उसमें ये है कि अगर PUBG ब्लॉकचेन पे आ जाता है और ऑन चेन गेम हो जाता है तो एक बच्चा जो अभी खेल रहा है उसको पैसे नहीं मिल रहे, वो फिर अगर एक दिन खेलता है वो 5 घंटे भी और उसको $5 भी मिल रहा है तो इट्स अ गुड ट्रांजैक्शन। तो प्ले टू अर्न फिर फैमिली ये नहीं कह सकती कि तुम टाइम जाया करो। जैसे हमारे पास काफ़ी अच्छी केस स्टडीज भी हैं जो हमारे पास ऐश जो है जो टेकन का जो लाइक ही इज फ्रॉम पाकिस्तान माशाल्लाह, सलान ऐश, तो वो माशाल्लाह से ही इज लाइक अर्निंग गुड बाय प्लेइंग गेम्स। तो वो केस स्टडी भी है। लेकिन हमारे यहाँ असल में वो होता है कि अब ब्लॉकचेन में ना इसको जो इंडक्शन है वो लेकिन सेंसिबली भी किया जाए, सही। इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो, इसकी एक पॉलिसी बने। अभी मजे की बात ये कि मैं परसों ही देखा था कि हमारा प्रोजेक्ट जो है अमेरिका के अंदर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है एज अ केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट जो है। तो वो बच्चे जो हैं वो NFTs ड्रॉ कर रहे हैं और अब सब सोचें प्राइमरी लेवल पे बच्चे को NFT पढ़ा रहे हैं। तो बाय द टाइम वो जब 3rd, 4th, 5th क्लास में आएगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे मेरी भांजी है वो 5th, 6th ग्रेड में, उसको पूरा NFT का कोर्स पढ़ाया है। तो वो चीज़ें जो है ना वो अभी से प्राइमरी और ये 5th ग्रेड 6th ग्रेड में उनको अगर अभी से बता दिया है तो इवेंचुअली लाइक जब वो होंगे तो उनके बाद दे विल हैव एन अल्टरनेट। तो अभी से वो फंड रेजिंग करना शुरू हो गए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और कुछ बच्चों ने $250-300 का सेल आउट भी खरीद दिया है। तो विच इज़ वेरी नाइस। चलो घर वालों ने खरीद लिए होंगे, खानदान ने खरीद लिए होंगे, बट एटलीस्ट दे आर लर्निंग समथिंग न्यू और ब्लॉकचेन से अभी से इन्वॉल्व हो गए। इसमें चीज़ को मैं कहता हूँ फॉरवर्ड थिंकिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग। बिल्कुल। और एंड आई थिंक हमारे लिए, मेरे लिए भी यही था कि आई स्टार्टेड अर्ली बिकॉज हमारी जो मेरे पार्टनर्स भी थे वो सब बोल रहे थे कि यार नहीं दिस इज लाइक पैसे नहीं आते इसमें और सबसे वही जो पैसे नहीं आएंगे या फिर वो FIA का मसला होगा और वो सारी चीज़ें। लेकिन वी टुक रिस्क, हमने थोड़ा देखा, समझ आया। अब हम लोग सोली सिर्फ जो है वो NFTs क्योंकि हम लोग तो क्रिएटिव बना गए, हम आर्टिस्ट हैं, हम क्रिएटिव्स बना गए एंड इफ देयर इज अ ट्रांसपेरेंट वे टू डू इट तो व्हाई नॉट। तो लीन स्टार्टअप वालों के लिए आई एम वन ऑफ द एग्जांपल्स बिकॉज लाइक नो बिग शॉर्ट बैकग्राउंड, KU से नॉर्मल आपने फिल्म पढ़ा हुआ है, लाइक इट्स ऑल लाइक सेल्फ मेड जर्नी। तुम जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और they're really big projects और globally renowned etc. तुम्हारा अपना obviously portfolio भी है which helped, लेकिन at the end of the day you're a freelancer, entrepreneur, सही है ना? तो बाकी जो as an entrepreneur and as a freelancer क्या तुम्हें फ्रस्ट्रेशंस नज़र आती हैं अभी ब्लॉकचेन के हवाले से यहाँ पे, जो तुम्हें जैसे यहाँ अक्सर होता है ना कि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ब्लॉकचेन में काम किया, ट्रेडिंग की या NFT मेटावर्स में काम किया, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इस लेवल पे पहुँच गई कि उन्होंने कहा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, IT सेक्टर सीरियस नहीं है, बाहर चले आओ। तो क्या कभी ऐसा सोचा? और ये सब कुछ रेगुलेशन या जितनी भी दीवारें हमारे रास्ते में खड़ी हुई हैं उसके होते हुए किस तरह जो है ब्लॉकचेन ने तुम्हारी हेल्प की? मेरे जहन में सबसे पहले चीज़ आती है और हम खुद भी उससे डील करते हैं क्योंकि वी आर बोथ फ्रीलांसर्स। मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि सोचता रोज हूँ लेकिन मसला है कि मैं बाहर से ऑलरेडी आया हुआ हूँ तो वो बाहर का एक्सपोजर लिया हुआ है तो लाइफ स्टाइल वाइज दिमाग में होता है कि हाँ सही है, लाइक वहाँ मेरे लिए ईजी एक्सेस है। और अभी यानी जिस तरह से हमारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं तो मेरे लिए तो लाइक बेस्ट पार्ट है कि मैं दुबई में या कहीं और कंट्री में ही रहूँ, बट एट द सेम टाइम वही है कि कहीं ना कहीं से हमें यहाँ पे भी स्टार्ट करना है। तो वो एक पता नहीं वो जो मुहिब्बें बनती हैं आ जाती है वो रहती है somehow it never ends। और जब आप थोड़ा सा कुछ बेहतर सस्टेन हो जाते हैं तो देन इट्स लाइक कि कम्युनिटी को अब गिव बैक करना है। तो जैसे हम लोगों ने जो स्टूडियो भी फॉर्म किया हुआ है तो इट्स मोस्टली
कि हम जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के उनको ट्रेन कर रहे हैं अभी से ब्लॉकचेन पे, वेब 3.0 पे और एनिमेशंस पे, एंड उनको compete करवा रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स जो दे रहे हैं वो सारे बाहर के दे रहे हैं, तो एटलीस्ट अभी से उनकी जो क्वालिटी लेवल है ना वो बाहर के लिए compete करना होगा उनको। तो बाय द टाइम वो ग्रेजुएट होंगे या बाय द टाइम 2-3 साल में हमारे साथ अगर रहे वो, तो दिल हैव अ ग्रोथ कि वो एटलीस्ट सिंगापुर जा सकें या कहीं जा सकें या थाईलैंड जा सकें जो ज़्यादा बेहतर स्पेसेस हैं फॉर एनिमेशन। फिर वो ये कि वो उनकी एक जर्नी है कि 5 साल 10 साल लगाएं, देन दिल कम बैक। तो इकोसिस्टम बनाना है हमें। अभी मसला ये कि हमारा इकोसिस्टम नहीं है, तो वी नीड टू वर्क ऑन ए इकोसिस्टम। जैसे लाहौर कंपैरेटिवली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन वेब 3.0 इन ब्लॉकचेन, या इस्लामाबाद। तो हमें एक कोलैबोरेटिवली ना एक इकोसिस्टम बनाना है, एक कंसोर्शियम बनाना है जिसमें सब थॉटफुली सोच के कुछ इम्प्लीमेंट करें, कोई एक एरिया बने, फिर एक फंड पॉलिसी और सारी चीज़ें ना वो एक स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ तो बने ऑर्गेनाइजेशन वे में। बिल्कुल तो वो दैट्स समथिंग व्हिच इज मिसिंग राइट। और यही हमारे भी शो का मकसद है कि इस चीज़ को एक्सपोजर दिया जाए और कम्युनिटी जो मैसेज है वो आगे बढ़ाया जाए इस शो के ज़रिए। थैंक यू सो मच दानियाल, थैंक यू फॉर कमिंग। इनपुट आपका जो है ना मेरे लिए तो काफ़ी आई ओपनिंग था। आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक्स अगेन वंस अगेन फॉर योर टाइम। टिप ऑफ द डे, NFTs और मेटावर्स को देखकर इसके जो चाहने वाले हैं, इसमें जो इंटरेस्टेड हैं, इनके जो ट्रेडर्स हैं, लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जो इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करना चाहते हैं, वो अक्सर सोचते हैं, सवाल करते हैं कि भाई ये NFTs किन सॉफ्टवेयर पे बनती हैं, मेटावर्स जो है ख़ास तौर पे ये किन सॉफ्टवेयर के ऊपर बनती हैं। तो इनके पीछे जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं सॉलिडिटी, जो कि इथीरियम की लैंग्वेज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, C++, जावास्क्रिप्ट, ये सालों से तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 साल से तो ये पाकिस्तान में आई हुई हैं, तो इसके काफ़ी जो है पाकिस्तान में इसको पढ़ाया जाता है, इसके एक्सपर्ट मौजूद हैं। और अनरियल इंजन, यूनिटी, माया के ऊपर जो सारी एनिमेशंस हैं और जो मेटावर्स वर्ल्ड्स बनती हैं वो इन सॉफ्टवेयर के ऊपर बनती हैं। तो अगर आप कोई बिगिनर हैं, एमेचर हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं जो इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंटली या अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, या प्रोफेशनल्स जो इन लैंग्वेजेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में दीज विल बी द स्किल्स ऑफ द फ्यूचर, दीज आर द स्किल्स ऑफ द फ्यूचर। तो NFTs और मेटावर्स का ये कोर है, और इसमें जो लोग आगे करियर बनाना चाहते हैं अपना, वो इन सॉफ्टवेयर्स को और इन लैंग्वेजेस को परसू करें। इसी नोट पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये शो का एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी ही ब्लॉकचेन की इन्फॉर्मेशन और वीडियोस देखने के लिए समा मनी पे हमारा ब्लॉकनामा शो देखना ना भूलिएगा, और हमारा फेसबुक और यूट्यूब पेज लाइक करना ना भूलिए। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।